हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिसमें हम कवर करेंगे आज चैप्टर 2, जिसमें सिर्फ सेक्शन 3 दिया गया है, एंड चैप्टर 3 जिसमें सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 11 तक कवर करेंगे हम। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन। एंड आपको अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप मुझे तब भी डीएम एंड मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। लेट्स स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 3 से। डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस: any act, omission, commission or conduct of the respondent amount to domestic violence if it is harm, injures or endanger or is likely to harm or endangers health, life, limb, safety, physical well-being, mental well-being। ठीक है, इसमें और क्या इंक्लूड हो जाएगा? फिजिकल अब्यूज़, सेक्शुअल अब्यूज़, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़, इकोनॉमिक अब्यूज़। ठीक है, आप सुनिए सेक्शन 3 क्या कह रहा है कि अगर रिस्पोंडेंट का कोई भी एक्ट, रिस्पोंडेंट का कोई भी एक्ट अगर रिस्पोंडेंट का कोई भी एक्ट, ओमिशन, कमीशन या फिर कंडक्ट किसी वीमेन की हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, वेलबींग, लिम या फिर मेंटल वेलबींग, ठीक है, इन सभी को क्या कर रहा है कि हार्म कर रहा है, ठीक है, या हार्म करने की पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहा है, तो उसे हम क्या मानेंगे? डोमेस्टिक वायलेंस मानेंगे। ठीक है, और क्या कह रहे हैं इसमें, क्या क्या इंक्लूड होगा इसकी डेफिनेशन में? डोमेस्टिक वायलेंस की फिजिकल वायलेंस नहीं बल्कि और क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? फिजिकल वायलेंस तो होगा इसमें, और क्या इंक्लूड होगा? सेक्सुअल अब्यूज़ भी इंक्लूड होगा, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ भी इंक्लूड होगा, एंड इकोनॉमिक अब्यूज़ भी इंक्लूड माना जाएगा। ठीक है, ये चारों चीज़ें 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं सेक्शन 3 में? क्लॉज बी में क्या कह रहे हैं? द रिस्पोंडेंट हरास, हार्म्स, इंजर और एंडेंजर द वीमेन टू फोर्स हर और हर रिलेटिव टू फुलफिल एनी अनलॉफुल डिमांड सच एज डॉरी, प्रॉपर्टी एंड वैल्यूएबल सिक्योरिटी। मतलब कि इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर रिस्पोंडेंट वुमेन या उसके किसी रिलेटिव को हरास या फिर टॉर्चर करता है ताकि उससे डॉरी या फिर कोई और प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी, इन तीनों में से कोई भी चीज़, ठीक है, अपनी अनलॉफुल डिमांड पूरी करवाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे क्या मानेंगे? वो भी एक एक्ट माना जाएगा कि उसने डोमेस्टिक वायलेंस वाला एक्ट कमिट किया है पर्सन ने। सी क्लॉज में क्या कह रहे हैं? द रिस्पोंडेंट थ्रेट द विमेन और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर बाय कंडक्ट मेंशन इन क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। क्या कह रहे हैं कि अगर रिस्पोंडेंट क्लॉज ए एंड क्लॉज बी में बताए गए सभी एक्ट्स के किसी भी एक्ट का, मतलब कि जो हमने ए और बी में, पीछे ए में और अब इसमें जो हमने बी में ये जो एक्ट पढ़ा है, ठीक है, इनका थ्रेट भी दे रहा है, मतलब कि डरावा भी दे रहा है कि वो ऐसा कर देगा, तो वो भी क्या माना जाएगा? डोमेस्टिक वायलेंस ही माना जाएगा। ठीक है, अब आइए बी भी देख लिया, सी भी देख लिया, अब आइए डी पे। डी में क्या कह रहे हैं? द रिस्पोंडेंट अदरवाइज इंजर और कॉज हार्म फिजिकल और मेंटल टू एग्रीड वुमेन। क्या कह रहे हैं कि अगर रिस्पोंडेंट किसी भी तरीके से एग्रीड वुमेन को फिजिकल या फिर मेंटल हार्म पहुंचाता है, क्या फिजिकल या फिर मेंटल हार्म पहुंचा रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या माना जाएगा? डोमेस्टिक वायलेंस ही माना जाएगा। ठीक है, हमने ए बी सी डी पढ़ा, ए और बी सी डी में से इन चारों में से कोई भी एक्ट अगर कोई पर्सन कर रहा है तो वो क्या माना जाएगा? डोमेस्टिक वायलेंस वाला एक्ट माना जाएगा कि उस पर्सन ने क्या किया है? डोमेस्टिक वायलेंस करा है। एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं इस सेक्शन में आगे, मीनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अब्यूज़। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या बता रहे हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ अब्यूज़ की मीनिंग बता रहे हैं, क्या क्या इंक्लूड होगा किस किस में। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में क्या कवर कर रहे हैं? फिजिकल अब्यूज़। फिजिकल अब्यूज़ मीन्स एनी एक्ट और कंडक्ट दैट कॉज द बॉडली पेन, हार्म और डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ, इफेक्ट द हेल्थ और डेवलपमेंट ऑफ वीमेन, इंक्लूड असॉल्ट, क्रिमिनल इंटिमेशन और क्रिमिनल फोर्स। क्या कह रहे हैं कि फिजिकल अब्यूज़ का हम क्या मतलब बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा एक्ट जो वुमेन को बॉडीली पेन, इंजरी या फिर डेंजर पहुंचाए। क्या करे?
कोई भी बॉडीली पेन, हार्म या फिर डेंजर पहुंचाए लिम्ब या हेल्थ लाइफ को, तो वो क्या माना जाएगा, तो वो फिजिकल अब्यूज़ की डेफिनेशन में ही आएगा। और इससे विमेन की हेल्थ या डेवलपमेंट पर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। जो बॉडीली पेन, हार्म, डेंजर वगैरह दे रहा है, उससे क्या पड़ रहा है, वुमेन की हेल्थ पे क्या पड़ रहा है, कोई इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है। और इसके अंदर फिजिकल अब्यूज़ में और क्या इंक्लूड कह रहे हैं, क्या होगा, असोल्ट, क्रिमिनल इंटीमेशन और क्रिमिनल फोर्स भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, फिजिकल अब्यूज़ में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमने ये पढ़ा, बॉडीली पेन, हार्म, डेंजर दे रहा है और अफेक्ट कर रहा है ठीक है, हेल्थ को किसी भी तरीके से। और थर्ड पॉइंट में क्या पढ़ा, असोल्ट, क्रिमिनलाइजेशन और क्रिमिनल फोर्स भी फिजिकल अब्यूज़ में इंक्लूड होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं क्या है सेक्सुअल अब्यूज़। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में क्या बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन 1 में ही मतलब कि बता रहे हैं सेक्सुअल अब्यूज़ क्या है का मीनिंग बता रहे हैं। एनी सेक्सुअल कंडक्ट दैट अब्यूज, ह्यूमिलेट, डिग्रेड्स और अदरवाइज वॉलेट द डिग्निटी ऑफ द वीमेन। अगर कोई भी सेक्सुअल कंडक्ट वुमेन की डिग्निटी को इंसल्ट करे या फिर ह्यूमिलेट करे या वॉलेट करे, तो वो क्या माना जाएगा, सेक्सुअल अब्यूज़ ही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड में क्या बता रहे हैं, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ include insult, ridiculous, humiliation, name calling, especially if related to not having a child or not having a male child. Also include repeated threat or cause of physical pain to any person in whom to agree women is interested. ठीक है, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ में क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर और क्या क्या इंक्लूड होगा, इंसल्ट, रिडिकुलेट, ह्यूमिलिटेशन, नेम कॉलिंग। अगर किसी वीमेन को बार बार इस बात पे इंसल्ट भी कर रहे हैं कि उसके पास बच्चा नहीं है या फिर उसके पास कोई भी मेल चाइल्ड नहीं है, ठीक है, या फिर उसके पास बेबी नहीं है, नॉट हैविंग अ चाइल्ड, सॉरी कहाँ थे हम, हाँ, अगर वीमेन को बार बार इस बात पे तंग करा जा रहा है, ठीक है, इनमें से अगर कुछ भी कर रहे हैं तो वो क्या माना जाएगा, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ माना जाएगा। और अगर क्या कह रहे हैं, उसके पास नॉट हैविंग अ चाइल्ड, उसको बार बार इस बात पे तंग कर रहे हैं कि उसके पास चाइल्ड नहीं है या फिर उसके पास मेल चाइल्ड नहीं है, ठीक है, बॉय नहीं है, तो ये भी क्या माना जाएगा, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ ही माना जाएगा। ठीक है, और इसमें और इंक्लूड क्या कह रहे हैं कि इसी तरह किसी क्लोज फैमिली मेम्बर को हार्म करने की बार बार थ्रेट देना भी इमोशनल अब्यूज़ में आता है। ठीक है, किसी को बार बार उसके मतलब कि लड़की के किसी भी क्लोज फैमिली मेम्बर को हार्म करने की बार बार थ्रेट देना भी एक इमोशनल अब्यूज़ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक अब्यूज़। इकोनॉमिक अब्यूज़ में फर्स्ट क्या बता रहे हैं, डिप्राइवेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, not providing money or resources required by the women, including the household necessity, maintenance, medical expenses, maintenance of child, stridhan, property jointly or separately owned, reinforce the share household. That means क्या कह रहे हैं कि women को उसके फाइनेंशियल राइट से वंचित करना, मतलब कि उसको जो भी उसके फाइनेंशियल राइट है वो उसको प्रोवाइड नहीं करना, जैसे कि क्या हो गया, हाउस होल्ड जो भी एक्सपेंसेस है उसको नहीं देना, ठीक है, मेंटेनेंस नहीं देना, और जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस उसे चाहिए वो भी ना देना, ठीक है, बच्चों की मेंटेनेंस के लिए जो उसे पैसे चाहिए वो भी नहीं दिया जा रहा है, स्त्री धन या प्रॉपर्टी पर इलीगल कंट्रोल कर लेना उसकी, ठीक है, और या फिर शेयर्ड हाउस होल्ड का रेंट ना देना, ये भी क्या माना जाएगा, इकोनॉमिक अब्यूज़ ही माना जाएगा अगर इनमें से कोई भी एक्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर वीमेन को उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज या फिर शेयर हाउस होल्ड यूज़ करने से भी रोका जा रहा है तो वो भी क्या माना जाएगा कि इकोनॉमिक अब्यूज़ ही माना जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिस्पोजल ऑफ असेट्स, सेलिंग, ट्रांसफरिंग और टेकिंग अवे हाउस होल्ड अफेक्ट द स्त्रीधन, प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल शेयर, सिक्योरिटी, बॉन्ड्स एंड एनी एसेट विच द वुमेन हैज़ इंटरेस्टेड। क्या कह रहे हैं कि अगर भी किसी भी ठीक है, किसी भी चीज़ का सेल कर देना, ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है, या फिर विमेन से उसकी कोई ऐसी चीज़ ले लेना
ठीक है, जैसे कि स्त्री धन होगी या फिर इस लेडी की कोई प्रॉपर्टी होगी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगी, ठीक है, बॉन्ड्स हो गई या कुछ भी ऐसा असेट्स हो गया जिसमें विमेन का इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, वो भी इकोनॉमिक अब्यूज़ की डेफिनेशन में ही माना जाएगा, ठीक है। उसके मतलब कि लेडी के किसी भी पर्सनल असेट्स जो भी है, इनमें से कोई भी पर्सनल असेट्स जो भी है उनको सेल कर देना, ट्रांसफ़र, टेकिंग अवे मतलब ले लेना या फिर डिस्पोज कर देना, वो क्या माना जाएगा, इकोनॉमिक अब्यूज़ ही माना जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं इसमें, रिस्ट्रिक्शन ऑफ असेस। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ असेस में क्या बता रहे हैं कि प्रिवेंटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग द वीमेन्स असेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज, शेयर्ड हाउस होल्ड फैसिलिटी और रिसोर्स दैट शी इज़ इंटाइटल्ड टू यूज़, ठीक है, मतलब कि वीमेन को प्रिवेंट करना और रिस्ट्रिक्ट करना है जिसमें उसका राइट है, ठीक है, असेस करने का, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज़ करने का, ठीक है, शेयर हाउस होल्ड यूज़ करने का, और उसे कोई भी ऐसी फैसिलिटी और रिसोर्सेज यूज़ करने का राइट है जिससे वो इंटाइटल करती है, बट उसे क्या करा जा रहा है, प्रिवेंट करा जा रहा है या फिर उसको वो यूज़ करने से, असेस करने से रोका जा रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या माना जाएगा, इकोनॉमिक अब्यूज़ ही माना जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 2 क्या कह रही है इसमें, while deciding whether any act amount to domestic violence, the overall fact and circumstances of the case shall be taken into consideration। क्या कह रहे हैं कि जब वो डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस है या फिर नहीं है, ठीक है, ये एक्ट डिसाइड करते टाइम फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस को ध्यान में रखना ज़रूरी है, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये डिसाइड करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस को ध्यान में रखना है, ठीक है, तब डिसाइड करना है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये कहाँ बताया गया, एक्सप्लेनेशन 2 में। नेक्स्ट आइए चैप्टर थर्ड में क्या क्या बता रहे हैं, पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर इट्सेट्रा, जिसमें कौन कौन से सेक्शंस कवर करे गए हैं, सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 11 तक के सेक्शन, ठीक है। सेक्शन 4 क्या कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर, एनी पर्सन हु हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट डोमेस्टिक वायलेंस इज़ बीइंग और लाइकली टू बी कमिटेड में इन्फॉर्म द प्रोटेक्शन ऑफिसर, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि किसी भी पर्सन को ये बिलीव हो कि डोमेस्टिक वायलेंस हो चुका है या फिर हो रहा है या फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस होने की पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में, तो वो क्या करेगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर को जाके इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। क्या देगा, किसको देगा, किसी भी पर्सन को ऐसे लगता है कि क्या होने वाला है, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया है या फिर होने वाला है फ्यूचर में, तो वो किसको जाके इन्फॉर्म करेगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर को, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, अ पर्सन गिविंग सच इंफॉर्मेशन विल नॉट इनकर एनी सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी, और ये कह रहे हैं कि जो भी पर्सन इंफॉर्मेशन देगा उस पर किसी भी तरह की सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, किसी भी तरह की क्या नहीं होगी, सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी उस पर नहीं लगाई जाएगी जो पर्सन इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसको, प्रोटेक्शन ऑफिसर को। नेक्स्ट आइए सेक्शन नंबर 5, ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और द मैजिस्ट्रेट। दे मस्ट इन्फॉर्म द एग्रीड वुमेन अबाउट देयर राइट्स, ठीक है, कि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है, प्रोटेक्शन ऑफिसर की और सर्विस प्रोवाइडर और मैजिस्ट्रेट, ठीक है, इन चारों की ड्यूटी को बताया गया है कि इनकी क्या ड्यूटी है कि एग्रीड वुमेन को इन्फॉर्म करना उसके राइट्स के बारे में। अब कौन कौन से राइट्स आप देखते हैं, ए में क्या कह रहे हैं, राइट टू ऑब्टेन रिलीफ अंडर द एक्ट, राइट टू सीक प्रोटेक्शन, रेजिडेंस, मॉनिटरी कस्टडी एंड द कंपनसेशन ऑर्डर, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि उसको उसके राइट्स के बारे में बताना कि कौन कौन से वो रिलीफ ले सकती है, इस एक्ट में मेंशन है, जैसे कि प्रोटेक्शन लेना, रेजिडेंस का राइट, मॉनिटरी राइट या फिर कस्टडी या फिर कंपनसेशन ऑर्डर कोर्ट से लेना, ये भी क्या है, एग्रीवेट वुमेन के राइट है, ठीक है। ए में ये कवर कर दिए। नेक्स्ट बी में क्या बता रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ दी सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि सर्विस प्रोवाइडर या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर। सी में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफिसर, क्या कह रहे हैं कि सर्विस प्रोवाइडर या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर की फैसिलिटी भी अवेल कर सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट डी में क्या कह रहे हैं, राइट टू गेट अ फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड का राइट भी अवेलेबल है, ठीक है, एग्रीवेट वुमेन को, ठीक है, जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। नेक्स्ट ई में क्या कह रहे हैं, राइट टू फाइल अ कंप्लेंट अंडर द रेलिवेंट क्रिमिनल लॉज इफ एप्लीकेबल, ठीक है, अगर ऑफेंस बनता है किसी भी क्रिमिनल लॉ के अंदर, ठीक है, अगर उस किसी क्रिमिनल लॉ के अंदर कोई भी ऑफेंस उसने पर्सन का बनता है तो वो जाके क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है कंप्लेंट उस क्रिमिनल लॉ के अंदर, ठीक है। कहीं भी अभी अगर मेंशन है सीआरपीसी या फिर आईपीसी, कहीं भी ये मेंशन है कि उसने किसी भी क्रिमिनल लॉ के रेलिवेंट क्रिमिनल लॉ के अंडर क्राइम किया है, तो वहाँ जाके वो उस सेक्शंस के अंदर जाके कंप्लेंट फाइल कर सकती है लेडी। नेक्स्ट वी हैव द सेक्शन नंबर 6. Section number 6, shelter home. If the aggrieved women request the shelter, the protection officer or the service provider shall arrange the admission to a shelter home. That means अगर aggrieved women shelter की request करती है, ठीक है, जिसके साथ मतलब कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, वो लेडी अगर क्या कर रही है कि शेल्टर की रिक्वेस्ट कर रही है किसको, प्रोटेक्शन ऑफिसर को या फिर सर्विस प्रोवाइडर को, तो उनकी क्या बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके लिए जाके इमीडिएटली शेल्टर होम अरेंज करें, ठीक है, ठीक है। अगर एग्रीवेट वुमेन रिक्वेस्ट करती है तो उनकी प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर की क्या ड्यूटी बनती है कि उसे इमीडिएटली क्या प्रोवाइड करे, अरेंज करे, शेल्टर होम प्रोवाइड करे, ठीक है। ये होगी सेक्शन 6 हो गया। सेक्शन 7 पे आइए। सेक्शन 7 किसकी बात कर रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़। इफ़ द वीमेन हैज़ सफर्ड द इंजरीज, the protection officer or service provider shall receive the medical examination and treatment. अगर डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से वीमेन को इंजरी हुई है तो प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर सर्विस प्रोवाइडर इंश्योर करेगा कि उसको प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन हो और या फिर जो भी उसे प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए वो उसे दिलाया जाए, ठीक है, एग्रीवेट वुमेन को जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस जैसा ऑफेंस हुआ है। किसकी ड्यूटी है, प्रोटेक्शन ऑफिसर की और सर्विस प्रोवाइडर की, ये कि उसे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करे जो भी उस लेडी को चाहिए। नेक्स्ट वी हैव द सेक्शन नंबर 8. सेक्शन नंबर 8 टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर, ठीक है। सेक्शन 8 क्या बता रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी। द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स द प्रोटेक्शन ऑफिसर, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। दे परफॉर्म द पावर एंड ड्यूटीज असाइंड अंडर द एक्ट, ठीक है, जो भी ऑफिसर को एक्ट के अंडर पावर एंड ड्यूटीज प्रोवाइड करी गई है वो अपनी वैसे ही अपनी पावर एंड ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। द प्रोटेक्शन ऑफिसर shall as far as served shall be a woman and possess such qualification and experience as may be prescribed, ठीक है। ये कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑफिसर वुमेन ही होनी चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या होनी चाहिए, विमेन होनी चाहिए, और उसके पास क्या होनी चाहिए, प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए जो भी एक्ट में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड हिज सबॉर्डिनेट एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब कि उसकी जो भी सर्विस की कंडीशन और टर्म्स हैं स्टेट गवर्नमेंट रूल के थ्रू ही प्रिस्क्राइब करी जाएगी, वो फिर जो भी प्रिस्क्राइब करी गई है टर्म एंड कंडीशन, ठीक है, रूल्स में वही ही रहेंगी, ठीक है, टर्म एंड कंडीशंस। नेक्स्ट वी हैव द सेक्शन नंबर 9. सेक्शन नंबर 9 किसकी बात कर रहा है, ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, ठीक है। सेक्शन 9 क्या बता रहा है, ड्यूटीज़ और फंक्शन कौन कौन से हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर से, वो देखते हैं हम। ये सेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, ये जितने भी सेक्शंस हम कर रहे हैं सभी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आते हैं जरूर हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या कह रहे हैं, हेल्प द मजिस्ट्रेट परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज़ अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है। सबसे पहली ड्यूटी क्या है प्रोटेक्शन ऑफिसर की, मजिस्ट्रेट को असिस्टेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, मजिस्ट्रेट की हेल्प करना ताकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के प्रोविज़न को इफेक्टली इमीडिएट इम्प्लीमेंट किया जा सके, ठीक है, ठीक है, मजिस्ट्रेट की हेल्प करना जो भी उसकी ड्यूटीज़ है परफॉर्म करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बी में क्या कह रहे हैं, व्हेन अ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज रिसीव्ड प्रिपेयर अ डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट, दैट मीन्स DIR, and send copies to the magistrate, concerned police station and the service provider of that area,
ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो भी डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट रिसीव होती है तो प्रोटेक्शन ऑफिसर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, ठीक है, और किसको सेंड करेगा, सेंड कॉपीज टू दी मजिस्ट्रेट को सेंड करेगा, और कंसर्न पुलिस स्टेशन, ठीक है, जो भी उस एरिया का पुलिस स्टेशन होगा वहाँ सेंड करेगा, और सर्विस प्रोवाइडर ऑफ दैट एरिया, मतलब कि जो भी उस एरिया का सर्विस प्रोवाइडर होगा उसको सेंड करेगा। क्या सेंड करेगा, DIR, दैट मीन्स डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, ठीक है, बी हो गया। अब आइए सी पे, फाइल अ एप्लीकेशन बिफोर द मजिस्ट्रेट टू गेट अ रिलीफ फॉर एग्रीवेड वुमेन अंडर दिस एक्ट, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफिसर एग्रीवेड वुमेन की तरफ से मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन फाइल करेगा, ठीक है, ताकि उसे एक्ट के अंदर रिलीफ मिल सके, ठीक है। क्या करेगा, फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर दी मजिस्ट्रेट, ताकि क्या मिल सके, विमेन को रिलीफ मिल सके। ये सी हो गया। अब आइए डी में कौन सा फंक्शन कह रहे हैं, इंश्योर द विमेन गेट फ्री लीगल एड एंड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या कह रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर को ये भी एक ड्यूटी है कि उसको विमेन को क्या प्रोवाइड करे, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे, ठीक है, और जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी उसको फैसिलिटीज़ मिल सकती है वो सभी उसको प्रोवाइड की जाए, ठीक है। कीप एन अपडेट लिस्ट ऑफ लीगल एड प्रोवाइडर, काउंसलिंग सेंटर, शेल्टर होम एंड मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑफिसर को एक अपडेट लिस्ट मेंटेन करनी होगी, ठीक है, एक लिस्ट बनानी होगी, अपडेटेड लिस्ट बनानी होगी किस किस की, जिसमें कौन कौन मेंशन हो, लीगल प्रोवाइडर, लीगल एड प्रोवाइडर, काउंसलिंग सेंटर, शेल्टर होम, मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, इन सभी की एक लिस्ट प्रिपेयर करनी होगी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अरेंज अ सेफ शेल्टर होम इफ़ नीडेड एंड इन्फॉर्म द पुलिस एंड मजिस्ट्रेट, दैट मीन्स अगर विमेन को शेल्टर की ज़रूरत है तो उसके लिए सेफ शेल्टर होम अरेंज किया जाएगा, और पुलिस और मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म भी करना होगा कि और पुलिस को इन्फॉर्म भी करना होगा कि ये उसने उनको मतलब कि लेडी को जो शेल्टर होम है प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। क्या करना होगा, अरेंज करके देना होगा सेफ शेल्टर होम, ठीक है, अगर लेडी को शेल्टर होम चाहिए, ठीक है, और साथ ही किसको इन्फॉर्म करेंगे, पुलिस को और मजिस्ट्रेट को भी इन्फॉर्म करेंगे कि उन्होंने ये अपना काम कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए जी में किसकी बात कर रहे हैं, अरेंज अ मेडिकल एग्जामिनेशन इफ़ शी इंजर्ड एंड सेंड द मेडिकल रिपोर्ट टू पुलिस एंड द मजिस्ट्रेट, ठीक है। सेम ही क्या कह रहे हैं इसमें, शेल्टर होम तो प्रोवाइड कर दिया, अगर उसे मेडिकल एग्जामिनेशन भी चाहिए, लेडी को मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए कुछ भी, तो वो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी है कि फिर वो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड करे, मेडिकल एग्जामिनेशन, और किसको सेंड रिपोर्ट किसको सेंड करे, जाके सेम पुलिस को एंड द मजिस्ट्रेट को, जैसे हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। अब आइए एच पे क्या कह रहे हैं, इंश्योर दैट द कोर्ट्स ऑर्डर फॉर मॉनिटरी रिलीफ इज़ प्रॉपरली फॉलो एंड एग्जीक्यूटेड, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफिसर इंश्योर करेगा कि कोर्ट के द्वारा दिया गया जो भी मॉनिटरी रिलीफ ऑर्डर है, ठीक है, उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। जो भी कोर्ट ने मॉनिटरी रिलीफ ऑर्डर दिया है लेडी को, उसको प्रॉपरली फॉलो करेगा और एग्जीक्यूट भी करेगा। ये किसकी ड्यूटी है, प्रोटेक्शन ऑफिसर की। नेक्स्ट आई में क्या बोल रहे हैं, परफॉर्म एनी अदर ड्यूटी प्रिस्क्राइब अंडर द एक्ट और रूल्स, ठीक है, और जो भी अदर ड्यूटी प्रिस्क्राइब करी गई है इस एक्ट में और रूल्स में, वो भी अपनी परफॉर्म करेगा, जो भी अदर ड्यूटीज़ वहाँ पे मेंशन की गई है। नेक्स्ट क्लॉज 2 में क्या कह रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द मजिस्ट्रेट, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफिसर किसकी सुपरविजन एंड कंट्रोल में होगा, मजिस्ट्रेट की, ठीक है, किसकी सुपरविजन एंड कंट्रोल में होगा प्रोटेक्शन ऑफिसर, मजिस्ट्रेट की, ठीक है, मजिस्ट्रेट की। एंड शैल परफॉर्म द ऑल द ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द मजिस्ट्रेट एंड द गवर्नमेंट, ठीक है, और कौन सी सभी ड्यूटी परफॉर्म करेगा, जो इम्पोज करी गई है मजिस्ट्रेट के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्शन 9 हो गया। अब आइए सेक्शन 10 बात कर रहा है सर्विस प्रोवाइडर की। प्रोटेक्शन ऑफिसर पढ़ लिया हमने, अब आइए सर्विस प्रोवाइडर। ये आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है, ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर बताइए, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब आइए स्टेट गवर्नमेंट में रजिस्टर द सर्विस प्रोवाइडर
They may record the domestic violence incident, arrange the medical aid, arrange shelter, assess the aggravate women. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any service provider if it is act in a good faith. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइडर को रजिस्टर कर सकती है. स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, रजिस्टर करेगी सर्विस प्रोवाइडर को. और क्या कह रहे हैं कि इनका काम क्या क्या होता है सर्विस प्रोवाइडर का. डोमेस्टिक वायलेंस इंसिडेंट की रिपोर्ट को प्रिपेयर करना. ठीक है, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस इंसिडेंट जो भी रिपोर्ट है उसको रिकॉर्ड करना. और जो भी वीमेन को, एग्रीवेट वुमेन को क्या चाहिए, मेडिकल एड या फिर शेल्टर होम चाहिए, वो भी प्रोवाइड करना. ठीक है, सेम प्रोटेक्शन ऑफिसर जैसे वो ड्यूटी है ना, सेम सर्विस प्रोवाइडर की भी ये वाली ड्यूटी है. ठीक है, और असिस्ट करना एग्रीवेट वुमेन को. ठीक है, एग्रीवेट वुमेन को लीगल और प्रैक्टिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करना. ठीक है, ये सब क्या हो गया, इसकी ड्यूटी और फंक्शन हो गए सर्विस प्रोवाइडर के. ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि कोई भी सूट लीगल प्रोसीडिंग या फिर प्रोसिक्यूशन नहीं होगी अगर क्या कर रहा है सर्विस प्रोवाइडर गुड फेथ में अपना काम कर रहा है. ठीक है, नो सूट एंड प्रोसिक्यूशन अदर लीगल प्रोसीडिंग अगर क्या कर रहा है सर्विस प्रोवाइडर एक्ट इन गुड फेथ में अगर काम कर रहा है तो. नेक्स्ट सेक्शन नंबर 11. सेक्शन नंबर 11 किसकी बात कर रहा है, ड्यूटीज ऑफ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. यहाँ पे स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटीज बताई गई हैं, कौन कौन सी है. ए में क्या बोला गया है, पब्लिसाइज द एक्ट, मतलब कि एक्ट के बारे में पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना. ठीक है, और ट्रेन द पुलिस ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर एंड द ऑफिशियल्स. ठीक है, पुलिस ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को क्या देना, एक तरह की ट्रेनिंग देना. सी में क्या कहा गया है, कोऑर्डिनेशन सर्विस. ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच जो भी कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होनी चाहिए. ठीक है, अपना कोऑर्डिनेशन से अपना सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स काम करें, ये कह रहे हैं इसमें सी में. एंड डी में क्या कह रहे हैं, प्रमोट द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट. ठीक है, एक्ट को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना ये भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है. ये 4 ड्यूटीज़ हैं ABCD, ये आप कर लेना. ठीक है, मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा अच्छे से. तो आज की वीडियो में हमने कवर करा चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बाकी के जो सेक्शंस रह गए हैं. ठीक है, मैं आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ पर आपको डोमेस्टिक वायलेंस की सभी वीडियोस इजीली मिल जाएंगी. ठीक है, अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हो, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दी ईजी नोट्स. आपको मैं इस चैनल पर सभी ईजी नोट्स प्रोवाइड करती हूँ लो सब्जेक्ट्स के. एंड आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के नोट्स चाहिए, ठीक है, प्रॉपर PDF में, तब मुझे आप टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं. एंड व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन. Thank you for watching.